जरा सोचिए, आपने सड़क पर कोई नारा नहीं लगाया, कोई हिंसा नहीं की, बस अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया और कुछ घंटों बाद वो वीडियो लोगों की नज़रों से गायब हो गया। ना कोई एफआईआर, ना कोई कोर्ट का आदेश, ना कोई सार्वजनिक प्रतिबंध। बस एक एल्गोरिदम ने तय कर दिया ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा। तो सवाल ये है, अगर सरकार किसी आवाज़ को सीधे बंद ना करे, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव डालकर उसकी पहुंच ही कम कर दे, तो क्या ये सेंसरशिप नहीं है? और अगर आज किसी विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए बनाए गए डिजिटल कंट्रोल कल किसी दूसरी सरकार के हाथ में चले जाएं, तो लोकतंत्र के पास बचेगा क्या? यही सवाल आज भारत के डिजिटल लोकतंत्र के सामने खड़ा है। हाल ही में मेटा के अधिकारियों को भारत सरकार ने तलब किया और वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश, जिसे मेटा ने कुछ समय के लिए हटा दिया था। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे सवाल सिर्फ उस वीडियो को हटाए जाने का नहीं था। इस कार्रवाई को एक ऐसे दबाव के रूप में देखा गया जिसमें मेटा को विरोध से जुड़े कंटेंट पर भी कार्रवाई के लिए नज किया गया। नज यानी कि अनौपचारिक दबाव, खास तौर पर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े पोस्ट। और यहीं से कहानी सिर्फ मेटा की नहीं रह जाती, कहानी बन जाती है भारत में डिजिटल लोकतंत्र की। क्योंकि आज का सोशल मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स का एक वीडियो सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक नहीं रहता, एल्गोरिदम उसे ऐसे लोगों तक भी पहुंचा सकता है जो आपको जानते तक नहीं। यानी एक रील कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, राजनीतिक संदेश हो, सरकार के समर्थन में हो या सरकार के विरोध में। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म के पास किसी आवाज़ की पहुंच बढ़ाने या घटाने की क्षमता है, उसके पास आज एक तरह की मास मीडिया पावर भी है। और यहीं से पैदा होता है सबसे खतरनाक सवाल। अगर किसी आवाज़ को पूरी तरह हटाया ना जाए, बस उसकी रिच कम कर दी जाए, तो यही आता है एल्गोरिदम सेंसरशिप। मान लीजिए आपने सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट डाली, पोस्ट डिलीट नहीं हुई, आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला, लेकिन अचानक आपकी रिच गिर गई, वीडियो रिकमेंडेशन में आना बंद हो गया, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचनी बंद हो गई। इसे कहा जाता है एल्गोरिदम सप्रेशन या एल्गोरिदम सेंसरशिप। इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह दिखाई नहीं देती। अखबार पर प्रतिबंध लगे तो सबको पता चलता है, लेकिन अगर एल्गोरिदम आपकी आवाज़ को चुपचाप पीछे धकेल दे तो आपको शायद पता भी ना चले आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। और इसका परिणाम होता है चिलिंग इफेक्ट, यानी लोग खुद ही बोलने से डरने लगते हैं। लेकिन सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर यहाँ आता है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 79। सेक्शन 79 सोशल मीडिया जैसे इंटरमीडियरीज को कुछ परिस्थितियों में यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर देता है। लेकिन यह सुरक्षा पूरी तरह अनकंडीशनल नहीं है। ड्यू डिलिजेंस और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्लेटफॉर्म पर कंटेंट हटाने का दबाव बनाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल सवाल पैदा होता है। अगर प्लेटफॉर्म को लगे कि सरकार के साथ सहयोग न करने पर उसकी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खतरे में पड़ सकती है, तो क्या प्लेटफॉर्म वास्तव में स्वतंत्र रह पाएगा? यानी कानून सरकार को सीधे किसी आवाज़ को बंद करने की शक्ति ना भी दे, तो क्या रेगुलेटरी प्रेशर के जरिए वही काम अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो अगला सवाल और बड़ा है, क्या भारत चीन जैसा बन सकता है? चीन का मॉडल दुनिया के सबसे कठोर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में से एक माना जाता है। ग्रेट फायरवॉल, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण और डिजिटल डिसेंट पर कड़ी निगरानी। लेकिन भारत की परिस्थितियां अलग हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। यहाँ न्यायपालिका है, सिविल सोसाइटी है और संविधान नागरिकों को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। इसलिए भारत को चीन की तरह पूरी तरह नियंत्रित डिजिटल इकोसिस्टम में बदलना आसान नहीं है। लेकिन खतरा यह नहीं कि भारत कल चीन बन जाएगा। खतरा यह है कि अगर आज सेंसरशिप के ऐसे टूल्स सामान्य बना दिए गए, तो कल आने वाली कोई भी सरकार उनका इस्तेमाल कर सकती है। और सत्ता बदलने के साथ टूल्स नहीं बदलेंगे, सिर्फ हाथ बदलेंगे। इसलिए असली सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, आज सत्ता में कौन है ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भविष्य की हर सरकार के पास नागरिकों की डिजिटल आवाज़ को दबाने के टूल्स मौजूद हों?
क्योंकि लोकतंत्र में समस्या सिर्फ तब नहीं होती जब कोई सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है। समस्या तब भी होती है जब हम ऐसे संस्थागत टूल्स बना देते हैं जिनका दुरुपयोग भविष्य में कोई भी कर सकता है। और अब आते हैं लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात पर, प्रोटेस्ट। विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, विरोध लोकतंत्र की पहचान है। केंद्रीय तर्क भी यही है कि मास मोबिलाइजेशन लोकतंत्र की लाइफ ब्लड है। यानी प्रदर्शन, असहमति और सार्वजनिक विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाहर की चीजें नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है। जंतर मंतर पर खड़ा कोई छात्र अपने फोन से अपनी कहानी रिकॉर्ड करता है। वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा, वो अपनी आवाज को सार्वजनिक कर रहा है। और अगर उस आवाज की डिजिटल एम्प्लीफिकेशन को ही नियंत्रित कर दिया जाए तो सवाल सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं रह जाता। सवाल बन जाता है, क्या नागरिक की आवाज सत्ता तक पहुंच भी पाएगी? इंटरनेट ने लोकतंत्र को एक नई ताकत दी। पहले आवाज फैलाने के लिए अखबार चाहिए था, टीवी चाहिए था या किसी बड़े मंच की जरूरत होती थी। आज एक मोबाइल फोन काफी है। लेकिन जिस दिन कुछ एल्गोरिदम यह तय करने लगे कि किसकी आवाज कितने लोगों तक पहुंचेगी, उस दिन लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं होगी, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी होगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सरकार का सोशल मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, उस नियंत्रण की सीमा कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि कौन सा कंटेंट सच में गैर कानूनी है? कौन तय करेगा कि किस आवाज को हटाया जाए? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आज किसी एक सरकार को ये ताकत मिल गई तो कल वही ताकत किसके हाथ में होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन बनाए गए टूल्स अक्सर वही रहते हैं। और शायद डिजिटल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है